नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएड सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। एक्चुअली ना केवल हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि क्या है। देखो, टाइम पीरियड से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वो आपका वैदिक काल हो, चाहे बौद्ध काल हो, चाहे मुस्लिम काल हो। तो वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, दोनों में ईसा पूर्व होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो हाईलाइटेड आंसर वाली पीडीएफ है, अगर आप वो चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। वहाँ पर इसकी ऑफिशियल आंसर की भी आपको मिल जाएगी और बिना हाईलाइटेड वाले जो पेपर्स हैं उनकी भी पीडीएफ मिल जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी, और मध्यकाल या मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम अरबी, फारसी और उर्दू भाषा थी। ठीक है, हमसे वैदिक काल में पूछा गया है तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो, आपकी फर्स्ट यूनिट से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फर्स्ट यूनिट पर हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है 15 मिनट की। ठीक है, जिसमें हमने बहुत कंसाइजली उसको कवर किया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है। ठीक है, वैदिक शिक्षा में 2 संस्कार थे, एक आपका विद्यारंभ संस्कार, दूसरा उपनयन संस्कार। हमसे पूछा गया है उपनयन संस्कार, तो उपनयन संस्कार था उच्च शिक्षा से संबंधित। ठीक है, यानी कि गुरुकुल में प्रवेश के समय, क्योंकि उच्च शिक्षा किस में दी जाती थी, गुरुकुलों में दी जाती थी, इसलिए तीसरे का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था वेदों पर आधारित थी, इसीलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास करना, इसीलिए इसमें हमारा जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है, आध्यात्मिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था, परा विद्या, अपरा विद्या, या परा और अपरा दोनों विद्या। तो पाठ्यक्रम में दोनों विद्याएं समाहित थीं, परा और अपरा। परा का मतलब होता है आध्यात्मिक जगत की शिक्षा और अपरा का मतलब होता है लौकिक या सांसारिक जगत की शिक्षा से। ठीक है, इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्राचीन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला कहाँ पर स्थित है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो तक्षशिला प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में स्थित है। इसमें एक्सप्लेन करने जैसी कोई बात है नहीं, सिंपली इसका आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वैदिक काल में समावर्तन उपदेश कब दिया जाता था। जब बच्चा उच्च शिक्षा समाप्त करता था, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, तब उसका होता था समावर्तन संस्कार। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विद्या की समाप्ति पर। ठीक है, 7वें का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि क्या थी, बौद्ध कालीन। ठीक है, बौद्ध काल का टाइम पीरियड पूछा गया है। तो बौद्ध काल का टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, जो हमने आपको बताया था। अब 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी नहीं है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी लगा देना है। ठीक है, तो 8वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका डिफरेंट अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। ठीक है, जो कि लगभग है। 8वें का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या थी। तो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी, प्रमुख रूप से पाली भाषा थी। अगर आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल जाता है कि इसमें जैसे एक ऑप्शन मिल जाए कि ए और बी दोनों, यानी कि संस्कृत और पाली दोनों, तो आपको सी ऑप्शन लगाना है। ठीक है, तो इसमें हमारा सिंपली जो है पाली भाषा वाला ही सही होगा, क्योंकि जो है दोनों वाला नहीं है, बल्कि बौद्ध काल में संस्कृत शिक्षा जो है, संस्कृत भी शिक्षा का माध्यम हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रव्रज्या संस्कार किससे संबंधित है। तो बौद्ध काल में आपके 2 संस्कार थे,
प्रव्रज्या संस्कार और उपसंपदा संस्कार। ठीक है, इसलिए प्रव्रज्या संस्कार बौद्ध काल से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मठ एवं बौद्ध विहार बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, किसके? प्रारंभिक शिक्षा के, उच्च शिक्षा के, या प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा दोनों के। ठीक है, मठों और विहारों में प्रारंभिक शिक्षा भी दी जाती थी, उच्च शिक्षा भी दी जाती थी। 11वें का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बौद्ध काल के विद्यार्थी को किस नाम से जाना जाता है? जब बौद्ध काल में जो आपका प्रव्रज्या संस्कार था वो हो जाता था, उसके बाद बच्चे को सामनेर या श्रामेण कहा जाता था। तो सिंपली यहाँ पर हमें श्रामेण ही दिया गया है, सामनेर ही दिया गया है। ठीक है, श्रामेण भी आपको लिखा मिल सकता है, क्योंकि श्रामेण सामनेर का तत्सम शब्द है। ठीक है, तो 12वें का सिंपली ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति करना। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये नहीं आता है तो इस बार जो है आपका वैदिक काल वाला आ सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। 13वें में बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी ये हमें बताना है। तो ये की थी कुमार गुप्त ने, इसीलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है। 14 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये यहाँ पर इसको अब हम लगाएंगे नहीं, जो आपकी टिक लगी हुई PDF है वो आपको आराम से मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ज़्यादा जो है टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मध्यकालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? मध्यकाल का हमें टाइम पीरियड बताना है। तो मध्यकाल का टाइम पीरियड हमने आपको बताया था 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकतब और मदरसा मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र थे, किसके? तो मकतब प्राथमिक शिक्षा के थे और मदरसा उच्च शिक्षा के थे, इसीलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो मध्यकाल में शिक्षक को उस्ताद के नाम से जाना जाता था। जो बौद्ध काल है उसमें शिक्षक को उपाध्याय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसी के साथ ही आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। मध्यकाल में उच्च शिक्षा का माध्यम क्या था? तो मध्यकाल में उच्च शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी थी, प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम भी और उच्च शिक्षा का भी। सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मध्यकालीन शिक्षा को शैक्षिक विकास की दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था को हम अंधकार युग कहते हैं, क्योंकि इसने जो आपकी बौद्ध काल और वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्थाएं थीं, जैसे बौद्ध काल के जो विश्वविद्यालय थे उनको तुड़वा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगवा दी थी, जो कि कई सालों तक जलती रही, इसीलिए इसको हम शैक्षिक विकास की दृष्टि से अंधकार युग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह की रस्म की वास्तविक उम्र क्या है? जो आपका मध्यकाल है, मुस्लिम काल है, उसमें बालक का केवल एक संस्कार होता था प्रारंभिक शिक्षा के लिए, और वो होता था बिस्मिल्लाह संस्कार, जिसका टाइम पीरियड है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब होता था उसका बिस्मिल्लाह संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां। ब्रिटिश कालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? ठीक है, तो हमें ब्रिटिश काल का टाइम बताना है। 1700 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के समय को हम ब्रिटिश काल कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। किसने एडम के प्रतिवेदन को एक मिथक समझा? ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये फिलिप हार्टिंग ने समझा था। सी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्यंदन सिद्धांत विशेष रूप से शिक्षा से संबंधित था। निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित था? जो आपकी फिल्ट्रेशन थ्योरी है। तो इसमें बताया था कि शिक्षा समाज के केवल उच्च वर्ग को दी जाए और शिक्षा छन छन कर निम्न वर्ग में पहुंच जाएगी, इसीलिए इसमें हमारा
बी ऑप्शन राइट है, उच्च वर्ग से। नेक्स्ट है, किसने कहा वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महाअधिकार पत्र है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और ये HR जेम्स ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र कब आता है। तो वुड का घोषणा पत्र आता है 19 जुलाई 1954 को। आपको डेट भी याद रखनी है इसी के साथ ही। ठीक है, इसीलिए इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26वां, वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे। तो वुड का घोषणा पत्र बहुत ही बृहद दस्तावेज था जिसमें 100 अनुच्छेद थे, इसीलिए इसको हम भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा की नींव है। इसने आधुनिक भारतीय शैक्षिक प्रणाली शुरू की है। ये हमें बताना है किसने कहा था। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है, हैम्पटन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28वां, भारतीय शिक्षा आयोग 1882। तो भारतीय शिक्षा आयोग को हम हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि जो समिति का गठन किया गया था, जो आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की संस्तुति, मतलब हंटर आयोग ने किसके किसके विषय में बात की। तो हंटर आयोग ने हर स्तर के लिए बात की थी, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों के लिए। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां, हंटर आयोग का गठन कब हुआ। तो अभी हम बात कर ही चुके हैं, हंटर आयोग का गठन हुआ था 1882 में। अगर हंटर आयोग की अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो इसको 3 अप्रैल 1882 में गठित किया गया था। देखो अब ये डेट भी आपकी कन्फ्यूजन में है, जो आप नेट गूगल पर सर्च करेंगे वो आपको 3 अप्रैल मिलेगी, लेकिन जो इजी नोट्स में दी गई है और बहुत सारी बुकों में दी गई है वो 3 फरवरी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे सिंपली डेट नहीं पूछा गया है, फिर भी ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक या सार्जेंट ने। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने की थी, जो है कर्जन की शिक्षा नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सन 1901 में शिमला में शैक्षिक सम्मेलन किसने आयोजित किया। ठीक है, तो सन 1901 में लॉर्ड मैकाले ने शिमला में सम्मेलन आयोजित किया था। जो आपका 1902 वाला शिमला सम्मेलन है, इसको हम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, जिसको सैडलर आयोग के नाम से भी जानते हैं। और लॉर्ड कर्जन के समय ही 1904 वाला जो आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो भी पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 11 मार्च 1904 को आती है। इतनी बातें आपको कर्जन से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33वां, सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था। तो सैडलर आयोग यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, इसका गठन किया गया था 1917 में। ठीक है, जब भी हम पढ़ते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, क्या पढ़ते हैं 1917 से 1919। इसका मतलब यही होता है कि आयोग का गठन तो 17 में हुआ, लेकिन जो इसने अपनी रिपोर्ट है वो 19 में प्रस्तुत की थी। तो सैडलर आयोग का गठन 14 सितंबर 1917 को हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है मार्च 1919 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के आयोग के अध्यक्ष थे सर माइकल सैडलर, इसीलिए इसको हम सैडलर आयोग भी कहते हैं। 34 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सैडलर आयोग का प्रतिवेदन कितने अध्यायों में, जो रिपोर्ट है वो कितने भागों में विभाजित थी। ठीक है, तो ये 13 भागों में विभाजित थी। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक यानी कि इसको देने वाले, इसको शुरू करने वाले, प्रस्तावित करने वाले कौन थे। तो ये थे इंदिरा गांधी, जिसको हम बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, ठीक है, बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी थी। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट है, 36 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया। देखो, जो आपकी वर्धा शिक्षा योजना थी, इसमें
सबसे पहले तो एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, वर्धा शिक्षा सम्मेलन 22 से 23 अक्टूबर 2 दिन तक चला था 1937 में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। लेकिन जो इस सम्मेलन में प्रस्ताव पास हुए उनको पारित कराने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं वो किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इन्हीं ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसीलिए इसको हम डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति कहते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो कब प्रस्तुत की थी? सन 1937 में जो है 38 में प्रस्तुत की थी, क्योंकि आपकी जो वर्धा शिक्षा योजना का सम्मेलन तो 1937 में आया, लेकिन जो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वो एक साल बाद 1938 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, बुनियादी शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया था। तो महात्मा गांधी ने कहा था बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए और शिक्षा कैसी हो, शिल्प पर आधारित हो, बच्चे करके सीखें। ठीक है, क्रिया के माध्यम से सीखें। क्वेश्चन नंबर 39, सार्जेंट शिक्षा योजना का प्रतिवेदन की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। तो सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आती थी, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन सार्जेंट। एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन सार्जेंट, इसी के नाम पर इसको हम सार्जेंट रिपोर्ट कहते हैं। सार्जेंट शिक्षा योजना में कितने अध्याय हैं? तो सार्जेंट रिपोर्ट 12 भागों में विभाजित थी। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया था। ठीक है, जो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसको हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट 1948 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, जो आपका राधा कृष्णन आयोग है उसको हम पढ़ते हैं 1948 से 1949, मतलब गठन तो आपका जो है 48 में हुआ, लेकिन रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगा 49 में। तो इसमें हमारा सिंपली सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42वां, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ। तो गठन 1948 में हुआ था। ठीक है, रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43वां, ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव किस आयोग ने रखा था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग या मुदालियर आयोग। तो ये रखा था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, यानी कि राधा कृष्णन आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम आपको सभी पता होने चाहिए, जैसे किसी आयोग को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44वां है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी सलाह पर किया। ठीक है, केंद्रीय शिक्षाकार सलाहकार बोर्ड के या अंतर विश्वविद्यालय परिषद। तो इसमें है दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45वां, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे। ठीक है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या थी 10, इसीलिए इसमें बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46वां, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की मुख्य संस्तुति, उसने किसके बारे में मुख्य रूप से बात की थी। तो पाठ्यक्रम सुधार एवं विकास, प्रशिक्षण एवं शोध विकास, 3 वर्ष का स्नातक अवधि, उपरोक्त सभी इसमें ऑप्शन सही होगा। सभी के बारे में बात की थी। आपके लिए हिंट है कि जो उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन हैं वो आपको 90% सही मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमेशा ही सही मिलें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 47वां, मुदालियर आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, की मुख्य संस्तुति क्या थी। तो विशिष्ट विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहुउद्देशीय विद्यालय। ठीक है, तो इसने सभी के बारे में बात की थी, इसीलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48वां, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, इसीलिए इसमें बी ऑप्शन राइट है। इसीलिए तो इसको हम मुदालियर आयोग कहते हैं। जो दूसरा नाम है वो आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही सिंपली जो है जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कुल कितने अध्याय थे। ठीक है, जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग के रिपोर्ट में कुल कितने अध्याय थे। तो रिपोर्ट जो है 15 अध्यायों में विभाजित थी, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
50वां। माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 9 थी। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51वां। मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? अब देखो आयोग को हम कैसे पढ़ते हैं, मुदालियर आयोग को 1952 से 53 पढ़ते हैं। तो आयोग का गठन तो 52 में हुआ होगा, लेकिन रिपोर्ट इसने अपनी 53 में प्रस्तुत की होगी। और 53 आपका 2 ऑप्शन में सही है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है बी वाला, 29 अगस्त 1953 को माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 52वां 52। मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र था। मुदालियर आयोग ने किसके किसके विषय में बात की? ठीक है, तो मुदालियर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा किसके संबंध में बात की? देखो मुदालियर आयोग, दूसरा नाम ही इसका है माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी कि इसका फोकस किस पर होगा? माध्यमिक शिक्षा पर। इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। जो आपका राधा कृष्ण आयोग है उसने जो है उच्च शिक्षा पर बात की। ठीक है, इसी के साथ ही ये क्वेश्चन आपका भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53वां। कोठारी आयोग ने संस्तुति की थी, यानी कि कोठारी आयोग ने किसके किसके बारे में कहा था? स्वतंत्र एवं अनिवार्य शिक्षा, भाषा विकास, शैक्षिक अवसरों की समानता। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, सभी के बारे में कहा था। क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-1966 का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, या इसको हम सिंपली शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। और इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, इसीलिए तो इसको हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसमें आपका सिंपली राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55। शिक्षा में कोठारी आयोग का योगदान क्या था? ठीक है, कोठारी आयोग ने क्या क्या योगदान दिए? तो शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाना, भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना, भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करना। देखो जब तक आपको कोई नेगेटिव वाला पॉइंट ना मिले तो आपको सिंपली उपरोक्त सभी वाला ही लगा देना है। सभी जो बातें हैं पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो कोई आयोग सिंपली पॉजिटिव बातें ही करेगा शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया, यानी कि प्राथमिक शिक्षा को डिसेंट्रलाइज किया? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है, उच्च शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 57। संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अध्यक्ष थे। तो जो आपकी 1992 की संशोधित शिक्षा नीति है उसके अध्यक्ष थे जनार्दन रेड्डी। इसी के साथ ही आपको पता होना चाहिए जो 1991 वाली है उसके थे राममूर्ति। ठीक है, दोनों आपको पता होना चाहिए। तो इसमें तो सिंपली हमारा ए ऑप्शन ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 58। क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में विभाजित है। जो आपकी 1992 की संशोधित शिक्षा नीति भी इसको हम कहते हैं, संशोधित शिक्षा नीति 1986 का जो है एक संशोधित फॉर्म है आपकी शिक्षा नीति 1992। तो क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 विभाजित है कितने अध्यायों में? तो ये 24 अध्यायों में विभाजित है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना यानी कि एनसीएफ 2005 से पूछा गया है का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो संस्कृति का संरक्षण करना, शारीरिक एवं मानसिक विकास में समन्वय, स्तरानुकूल शिक्षण विधियाँ। देखो सभी पॉजिटिव हैं तो आपको डी वाला लगा देना है। अगर आपको इनके जो है लक्ष्य पता ना हो और पता है तो सिंपली आप लगा ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है? तो एकता का सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत। देखो अभिप्रेरणा की यहाँ पर कहाँ से बात आ गई, इसीलिए जो ये वाला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपका नहीं है। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 61। अपव्यय और अवरोधन की समस्या किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, या इनमें से किसी से नहीं? तो अपव्यय और अवरोधन की समस्या संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62। अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण क्या है? सक्षम शिक्षकों की कमी, रोटी और मक्खन की आवश्यकता, दरिद्रता, या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। कौन सा पूर्व माध्यमिक विद्यालय नहीं है? पूर्व माध्यमिक यानी कि माध्यमिक शिक्षा से पूर्व प्राथमिक पूछा गया है। ठीक है, सॉरी,
कौन सा पूर्व प्राथमिक विद्यालय नहीं है? प्राथमिक शिक्षा से पूर्व का विद्यालय तो नर्सरी भी है, पूर्व बेसिक विद्यालय, मॉन्टेसरी विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। हमसे पूछा गया है नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के लिए बुनियादी कार्यक्रम उठाए गए। माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के लिए क्या बुनियादी कार्यक्रम उठाए गए, क्या बुनियादी कदम उठाए गए? अतिरिक्त पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, परियोजनाएं और प्रयोग, श्रव्य दृश्य प्रशिक्षण। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं तो आपको डी वाला ही लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, किसने कहा माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की सबसे कमज़ोर कड़ी है? ठीक है, आपके जो है कथनों से क्वेश्चन आ जाते हैं, परिभाषाओं से क्वेश्चन आ जाते हैं। राधाकृष्ण ने, मुदालियर ने, यानी कि मुदालियर शिक्षा आयोग ने, कोठारी आयोग ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है, ये राधाकृष्णन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, उच्च शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1960 में, 1969 में, 1970 में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है, 1969 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षण करना, शोध करना, समाज सेवा करना, उपरोक्त सभी। तो उच्च शिक्षा सभी के जो है कार्य करती है, डी ऑप्शन इसमें सिंपली राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षक शिक्षा के लिए आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज बनाए जाएं, शिक्षा देने वाला सभी सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसमें सिंपली राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन किस वर्ष प्रकाशित किया गया? ठीक है, 2006 में, 2009 में, 2007 में, या नन ऑफ दीज? तो इसमें बी ऑप्शन राइट है, 2009 में। इसके बाद राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 70 का बी ऑप्शन सही है, 1969 में। अब देखो, इससे आपको समझना क्या है कि जो आपकी कोई भी संस्था है कब बनी, उससे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, उसमें कितने पार्टों में रिपोर्ट विभाजित थी? ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे, थ्योरेटिकल नहीं आएंगे कि उसके क्या उद्देश्य थे, उसके क्या कार्य थे। ठीक है, लंबे क्वेश्चन सिंपली इसमें नहीं ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31वां, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? RMS से। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्था की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1990, 1988, 1986, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हुई थी 1990 में, ए ऑप्शन सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नू के बारे में आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट में नॉलेज जरूर ले लेनी है। ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन आई थिंक जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो ये 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, बी ऑप्शन राइट है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1945, 1944, या 1946 में? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, SCERT ठीक है का कार्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में SCERT का कार्यालय है लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश SCERT का गठन हुआ था 1981 में। ठीक है, गठन से भी क्वेश्चन आ सकता है। NCERT का कार्यालय कहाँ है? तो NCERT का मुख्यालय या कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसीलिए 76 का आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, नैक के मुख्य कार्य क्या हैं? तो नैक क्या है? नेशनल एक्रीडिएशन एंड असेसमेंट काउंसिल। ठीक है, यानी कि जो ये संस्थाओं को मान्यता देती है और उनका असेसमेंट करती है, उनका मूल्यांकन करती है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने वाली एक एजेंसी है। तो इसके कार्य क्या हो जाएंगे? गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान अध्ययन करना, परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी कि जो है इसमें आपका बी भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो नैक है अध्ययन करता है, उसके बाद परामर्श देता है संस्थाओं का, इसीलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78,
सन 1990 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर को तय करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, आर.एच. दुबे, दौलत सिंह कोठारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है, आर.एच. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, 10 दिसंबर 1979, 15 नवंबर 1980 या 2 अक्टूबर 1978। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है, 2 अक्टूबर 1978 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में की गई? सबसे पहले जो आपकी ओपन एजुकेशन होती है वो सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में दी गई थी? तो ये मदुराई विश्वविद्यालय में दी गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। और देखो जो आंसर आपके हैं वो सभी ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से यहाँ पर हम टिक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता का अर्थ है? सार्वभौमिकरण मतलब होता है सभी को शिक्षा देना। अब शिक्षा सभी को मतलब ये तो है नहीं कि आप प्रौढ़ शिक्षा या ज़्यादा एज वाले को भी देंगे। तो सार्वभौमिकरण से सिंपली फिर हमारा मतलब हो जाता है 6 से 14 आयु वर्ग के लिए स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इसीलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए 6 से 14 आयु वर्ग वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिकरण के मार्ग में मुख्य बाधाएं हैं। ठीक है, मुख्य बाधा कौन कौन सी है? तो गरीबी भी है, सामाजिक पिछड़ापन भी है, निरक्षरता भी है। इसीलिए डी ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता की अवस्था है। सार्वभौमिकरण का प्राविधान, नामांकन का सार्वभौमिकरण, अवधारणा का सार्वभौमिकरण या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका उपरोक्त सभी वाला ही सही है। ठीक है, सिंपली आपको यही ऑप्शन मिलेगा, जो उपरोक्त सभी दिया होगा वही आपको सही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये कभी मत समझ लेना कि हमेशा ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। सार्वभौमिकरण शिक्षा के अभिकरण हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, अभिकरण का मतलब जो आपकी संस्थाएं हैं जो सार्वभौमिकरण पर जोर देती हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT, SCERT, डाइट। तो इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी इसी के लिए कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 85। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी सन 2002 में। बी ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 86। सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व है प्राथमिक स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर या इनमें से कोई नहीं? तो सार्वभौमिकरण का मतलब है 6 से 14 आयु वर्ग, यानी कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा से जो है आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जब भी हम कोई व्यवसाय करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम सिंपली लाभ ही कमाएं, हानि कौन चाहेगा? तो व्यवसाय करने का उद्देश्य यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसीलिए ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 88। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था 2009 में। बी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या क्या हैं? माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। आप देखो माध्यमिक शिक्षा अभियान है तो इसका फोकस जो है माध्यमिक शिक्षा पर होगा। पाठ्यचर्या में सुधार एवं संवर्धन करना, उपरोक्त सभी। और जब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में ना आए तब आपको इंग्लिश वाली लैंग्वेज ज़रूर देख लेनी है। ठीक है, वो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट है, 89 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। सन 1960 में निजीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसके द्वारा सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन का प्रयोग किया गया? ठीक है, तो ये पीटर एफ ड्रूकर द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 91। शैक्षिक स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो शैक्षिक चेतना की कमी, बिल्कुल सही बात है, ये भी मुख्य कारण है। पारिवारिक वातावरण एवं परिस्थितियाँ और जनसंख्या वृद्धि भी है। ठीक है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक मानक का तात्पर्य है, मतलब मानक स्टैंडर्ड, शिक्षा का स्टैंडर्ड कैसा है, तो वो शैक्षिक विधि, शैक्षिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता सब पर डिपेंड करती है। डी ऑप्शन हमारा राइट है, उपरोक्त सभी। अब देखो आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे शायद ही एक क्वेश्चन ऐसा मिला हो जिसमें आपको उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कोठारी आयोग के अनुसार शैक्षिक मानक के निर्धारण के आधार हैं पर्याप्तता, गत्यात्मकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना, उपरोक्त सभी। तो कोठारी आयोग ने कहा था कि पाठ्यक्रम पर्याप्त और गतिशील हो, क्योंकि शिक्षा की गतिशील प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जाते रहने चाहिए, और जो है पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होना चाहिए, जिससे बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय समझ हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 94। शिक्षा के स्तरीकरण को उन्नत बनाने हेतु समस्या है, ठीक है, समस्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुपयुक्त शिक्षण विधियाँ, शैक्षिक निर्देशन का अभाव, तो ये सभी समस्याएं हैं। डी ऑप्शन इसमें भी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 95। निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण के दोष हैं, ठीक है, जो आपकी जैसे हम निबंधात्मक एग्जाम ही ले लें, जो आपके रिटन एग्जाम होती हैं, तो उनके दोष हमसे पूछे गए हैं। तो उनमें विश्वसनीयता का अभाव होता है, बिल्कुल कम बिलीवेबल होते हैं। आपका टीचर 3 की जगह 2 भी नंबर दे सकता है, आप उससे कह भी नहीं सकते, वो कहेगा आपकी हमने राइटिंग में नंबर काट लिए, ठीक है। तो इसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है, प्रामाणिकता का भी अभाव होता है, व्यक्तिनिष्ठता का भी अभाव होता है, इसीलिए इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के गुण हैं, ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो इनमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, यानी कि क्वेश्चन का केवल एक ऑप्शन ही सही होगा, मतलब सिंपल जो है आप जो है वस्तुनिष्ठ आंसर देंगे, इसीलिए इसमें भी डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 97। परीक्षा सुधार के मुख्य उपाय हैं ग्रेड प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या उपरोक्त सभी। तो देखो परीक्षा सुधार जो है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन भी है, सेमेस्टर प्रणाली भी है, जो कि अब ज़्यादा लागू किए जा रहे हैं, ठीक है। ग्रेड प्रणाली प्रेजेंट में सब ज़्यादा लागू की जा रही है, इसीलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों के लिए समावेशी योजना का प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था 2009 से 2010 में। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कार्य क्या है, तो माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा से संबंधित मदद करना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना। इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है। ये सभी जो है माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्य हैं। और अब हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन है निजीकरण के लाभ हैं, ठीक है, जो प्राइवेटाइजेशन है इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। तो इससे सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जो आपको प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे हम प्राइवेट बैंक देखते हैं, तो उनमें आप सिंपली देखा होगा आपको सेवा में जो आपको वो सर्विसेज देते हैं वो क्वालिटी की देते हैं, ठीक है। दक्षता एवं नवाचार को बढ़ावा मिलता है, रख रखाव में सुधार होता है, उपरोक्त सभी, ठीक है, इसीलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मिलते हैं सेकेंड पेपर को जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको, ठीक है।